नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक टैक्स से संबंधित नई जानकारी। आज जो मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ वो एक आम व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो देखिए, मैं जिस बारे में बताना चाह रहा हूँ वह यह है कि मकान बनाने का सपना हर व्यक्ति का होता है। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में एक मकान बनाना ज़रूर चाहता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो वो उनके ही पैसों से पूरा घर बना लेते हैं, इवन कोई लोन उनकी ज़रूरत नहीं रहती है। और कुछ लोग वो होते हैं जो मध्यम आय के लोग रहते हैं, जो कुछ पैसा खुद मकान बनाने में लगाते हैं और कुछ बैंकों से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। तो आपने जो बैंक से जो लोन लिया है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो लोन लिया है, हाउसिंग लोन जो मकान बनाने के लिए लोन लिया है, तो उस मकान पे आप किस तरीके से एक डिडक्शन आपको मिल सकती है, तो उसके बारे में आज आपको इस जानकारी से मैं अवगत कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप मकान बनाने के लिए कोई हाउसिंग लोन ले, तो सबसे उसमें पहली शर्त होती है कि जो हाउसिंग लोन क्या आपने लिया है और जो किस्तें आप उसकी भर रहे हैं, हर महीने जो प्रीमियम भर रहे हैं 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, तो उसमें कुछ अमाउंट आप, जैसा आप सभी को पता है कि कुछ मूलधन होता है मतलब प्रिंसिपल, और कुछ ब्याज रहता है मतलब इंटरेस्ट। आप कोई पार्ट उसमें से मूलधन का भी देते हैं और ब्याज का भी देते हैं। तो आप जो उस मूलधन और ब्याज को दे रहे हैं, आप यदि आयकर दाता है या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस जो प्रीमियम आप भर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों की छूट आप आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। यदि आपकी इनकम 6 लाख 7 लाख आ रही है और आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटीज बन रही है आफ्टर डिडक्शंस, तो और यदि आपने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की छूट या प्रिंसिपल का डिडक्शन 80C में नहीं लिया है, तो आप ले सकते हैं। तो किस तरह ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई 10,000 रुपये का लोन लिया, तो उस 10,000 के लोन पे हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 6,000 रुपये का आप मूलधन दे रहे हैं और 4,000 रुपये का ब्याज दे रहे हैं। तो जब आप 6,000 रुपये का जो मूलधन दे रहे हैं उसका सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की आपको उसमें छूट प्राप्त हो सकती है, और जो बाकी का 4,000 रुपये का इंटरेस्ट है उसका सेक्शन 24 में 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट आपको प्राप्त हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट है उसकी लिमिट क्या है। आपने मूलधन की तो बता दी 1.5 लाख तक, तो इंटरेस्ट की छूट है 2 लाख रुपए तक का आप इंटरेस्ट उसमें क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंटरेस्ट 3 लाख बियर कर रहे हैं तो आप 2 लाख तक की छूट ले सकते। हो सकता है मूलधन आप 2.5 लाख चुका रहे हो तो आप 1.5 लाख तक की मूलधन की छूट 80C में ले सकते हैं। पर उसमें एक ये शर्त रहेगी, मान लीजिए मैंने एक मकान लिया, उस मकान पे यदि मैंने हाउसिंग लोन लिया है और यदि मैं उस हाउसिंग लोन की किस्तों की छूट मीन्स प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की छूट 80C में या सेक्शन 24 में ले रहा हूँ, तो उस मकान को मैं कम से कम 5 साल अब बेच नहीं सकता हूँ। यदि मैं उसको 5 साल के पहले बेच देता हूँ जिस मकान पे मैंने हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की डिडक्शंस लिए, तो वो जो हमने डिडक्शंस लिए वो वापस रिवर्स हो जाएगी और आपको वो छूट नहीं मिलने वाली, जिसके कारण आपकी कर योग्य आय या टैक्सेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, और जो टैक्स बचाने के लिए आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो टैक्स आपको डिपार्टमेंट फिर से भरवा सकता है विथ इंटरेस्ट या विथ पेनल्टी, जो भी उस समय पॉसिबिलिटी हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप वो मकान खरीदे तो कम से कम उस मकान को 5 साल तो ना बेचे, 5 साल के बाद आप बेच सकते हैं। और दूसरा एक सवाल, और इसमें आपको दूसरा सवाल मैं बताऊंगा कि एक सवाल और उत्पन्न होता है कि आप यदि मकान में स्वयं रह रहे हैं या सेल्फ है तो आप 2 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट की छूट ले सकते हैं। पर यदि वही छूट यदि आपने उस मकान को जिस पे हाउसिंग लोन लिया थी उसको आप किराए से दे रहे हैं, तो आप जितना ब्याज उसमें चुका रहे हैं, मान लीजिए 3 लाख 5 लाख 6 लाख का ब्याज दे रहे, तो पूरे की छूट मिलेगी। मतलब फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि आप खुद रह रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक की ब्याज छूट मिलेगी उस मकान पे, और यदि वही मकान आपने बना के किसी को किराए पे दे दिया तो उस पर आप जितना ब्याज चुका रहे हैं बैंक को उतने पूरी की छूट मिलेगी, उसमें 2 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं रहेगी। परंतु उसमें एक शर्त यह है कि उस किराए के मकान की इनकम आपको आपके ITR में बतानी होगी। ऐसा नहीं हो कि आपने सिर्फ उसको बता दिया कि हमने उसको रेंट से दे दिया है तो हम पर यहाँ से हमको रेंट ही नहीं मिल रहा है, तो आप ये नहीं हो सकता, आपको यदि रेंट नहीं मिल रहा है तो वो जो 2 लाख रुपए से ज़्यादा के ब्याज की आप छूट नहीं ले पाएंगे। इसमें पहला मैं आपको ये चीज़ की जानकारी देना चाह रहा था।
अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि सर हमने मकान ले लिया है, अब जैसे हमने मकान लिया तो हमारी किस्तें चालू हो जाती है। मान लीजिए जैसे मैंने आज हाउसिंग लोन लिया और मेरी किस्त अगले महीने से चालू हो गई लगना, तो इनकम टैक्स में एक नियम है कि जब तक आपको मकान का पोजीशन नहीं मिल जाता है तब तक आप उस मूलधन और ब्याज की छूट नहीं ले सकते। मतलब मान लीजिए मैंने आज कोई मकान खरीदा, उस मकान के लिए आज मैंने हाउसिंग लोन लिया और मेरी अगले महीने से 10,000 रुपये की किस्तें चालू हो गई, तो ये नहीं हो सकता है कि मैं 10,000 की किस्तों की छूट अगली जो ITR भरूंगा तब से ले सकता हूँ। नहीं, जिस टाइम मेरा मकान पूरा बन के मेरे हाथ में आ जाएगा, उसकी चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी, उसका पोजीशन मेरे हाथ में आ जाएगा या आपका बिल्डर आपको उसका पोजीशन दे देगा, तब ही आप उसकी छूट आपके ITR में ले सकते हैं। अब हो सकता है कि भैया किसी का क्वेश्चन ये हो कि आप कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारा तो भाई हमको छूट मिलना चालू मतलब हमारी तो प्रीमियम भरना चालू हो गई है, तो हम उसको कैसे करेंगे। तो एक सीधी सी बात है कि यदि आप मकान बना रहे हो और उसमें इंटरेस्ट चुका रहे हैं, तो जब आप उसको जाए तो आप उससे 5 बराबर किस्तों में बांट ले और हर साल उसको 20-20% क्लेम कर ले। मतलब बोलने का ये है कि मान लीजिए मेरी प्रीमियम अगले महीने से स्टार्ट हो गई, तो जो मैं उसको ब्याज दे रहा हूँ तो उसको मैं 5 रेशो में डिवाइड करके हर साल उसका 20-20% क्लेम कर लूँ। ये हो सकता है आप जब आपका मकान बन रहा है और आप इंटरेस्ट की रिबेट लेना चाहते हैं। एक ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी तक जो मैंने जानकारी दी वो क्लियर हो गई होगी। दूसरा, आप जब कोई मकान या रेसिडेंशियल प्लेस या कोई भी चीज़ रेसिडेंशियल खरीदते हैं खुद के रहने के लिए, तो उस पर आप जो स्टैम्प ड्यूटी चुकाते हैं, मान लीजिए कि मैंने जैसे कोई मकान लिया है 10 लाख का, तो 10 लाख की रजिस्ट्री, जिसको हम हमारे यहाँ MP में बोलते हैं कि रजिस्ट्री शुल्क या स्टैम्प ड्यूटी जो देते हैं हम, उसकी छूट भी हम 80C में ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे 5 लाख का प्लाट पड़ा, 1.5 लाख रुपए मुझे स्टैम्प ड्यूटी लग गई, तो 1.5 लाख रुपए की छूट भी मैं सेक्शन 80C में क्लेम कर सकता हूँ। तो हाउसिंग लोन से संबंधित मेरे हिसाब से सारी जानकारी इसमें इनकम टैक्स पर्पज से क्लियर हो गई होगी, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा हाउसिंग लोन से संबंधित। बाकी हाउसिंग लोन लेते समय अपनी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को क्लेम करना बिल्कुल ना भूले, इससे आपका बहुत कुछ टैक्स सेव हो सकता है और बहुत सारा होता है। आप रियल मानिए कि मेरा ही एक क्लाइंट है जिनका 6 लाख 6.5 लाख का ITR आ रहा था, पर उनका आप मानिए कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट उनका हाउसिंग लोन वो मुझे बताना ही भूल गए थे कि मेरा हाउसिंग लोन भी है वकील साहब, तो मैंने उनसे हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट बुलवाया, उसके बाद उससे डाला, तो आप यकीन मानिए उनका इनकम टैक्स जब जितना बन रहा था वो 5 लाख से नीचे और उनको इनकम टैक्स भी नहीं भरना पड़ रहा। हम आपको यहाँ किसी भी तरीके से एक टैक्स चोरी नहीं बता रहे, हम एक टैक्स प्लानिंग आपको भी नहीं कर रहे हैं कि आप एक जो लीगल हमें गवर्नमेंट ने लीगल तरीके से हमें टैक्स बचाने की जो मेथड दी हुई है कि हाउसिंग लोन एंड आप ये जो भी सेविंग्स जो भी 80C 80D 80U 80TT है जो भी हमको गवर्नमेंट ने दी हुई है, उन सब का ही हम रिलीफ एक लीगल तरीके से लेके हम ले सकते हैं। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस जानकारी के साथ आप आपका जो दूसरे भी आप उनको भी ये जानकारी दें, और उसी के साथ धन्यवाद।